हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए हम एक मैराथन लेकर आए हैं आप सबके लिए। क्वांट्स की मैराथन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज की सेशन का हमारा मेजर टॉपिक रहा है रीजनिंग। रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पास्ट ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, हम कोशिश करेंगे वो सभी टॉपिक्स आज के सेशन में कवर करने की। टाइम जितना भी है उसमें जितने पॉसिबल टॉपिक्स कवर हो पाएंगे या जितनी पॉसिबल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कवर हो पाएगी, वी आर गोइंग टू टेक ऑल दोस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले हम उन्हीं को स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कैलेंडर्स। ठीक है, कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। अगर कैलेंडर टॉपिक की बात करें तो आपके लास्ट ईयर के या उससे पिछले सालों के अगर आप एग्जाम पेपर देखोगे तो उसमें कैलेंडर टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। कैलेंडर उतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं, और गुड विद द बेसिक्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और जो 3-4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपको वो अच्छे से आते हैं, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की सिचुएशन में रहोगे कैलेंडर्स में। ठीक है, बट आपको कैलेंडर में करना क्या है, मैं कैलेंडर के कुछ बेसिक्स भी अभी कवर करने वाला हूँ। हम वो बेसिक भी समझेंगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर्स में व्हाट इज ऑर्डिनरी ईयर एंड व्हाट इज लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। मुझे ये पता है ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जो नंबर ऑफ डेज है वो ऑर्डिनरी ईयर में 365 रहेंगे और लीप ईयर में 366 डेज रहेंगे। ये बात क्लियर है। अगर मैं कोई रैंडमली ईयर उठा रहा हूँ, लेट से मैं ये कह देता हूँ 1942। अगर मैं आपको कहूँ कि ये चेक करना है कि ये जो गिवन ईयर है क्या ये लीप ईयर है, 1942 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? रैंडमली किसी भी ईयर को उठाकर उसको चेक करना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, आप उसको डिवाइड कर लो। इफ दिस इज डिविजिबल बाय 4, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो 1942 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिवाइड होता नहीं है। और आपको पूरा ईयर चेक करने की जरूरत नहीं है कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बस लास्ट के 2 डिजिट्स देख लिया करो। जब 42 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 1942 कैसे हो जाएगा, ये बात समझ आ गई। तो अगर ये ईयर 4 से डिवाइड नहीं, दैट मींस दिस इज नॉट अ लीप ईयर। कोई और ईयर रैंडमली उठा लेते हैं। मैं 1996 की बात करूं, लास्ट के 2 डिजिट्स उठाओ 96। ऑब्वियसली 96 डिवाइड होता है, तो मैं ये कह देता हूँ दिस ईयर इज डिविजिबल बाय 4, तो ये एक लीप ईयर है। यस, दिस इज अ लीप ईयर। ये बात समझ आ गई। तो एक सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात तो हमने ये डिस्कस किया कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज है और लीप ईयर में 366 डेज है। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी रैंडमली हमें ईयर दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो हम उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4 तो वो लीप ईयर है। अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो ऑर्डिनरी ईयर है। ये बात समझ आ गई। 1996 ये डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर है। 1942 डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। कोई भी ईयर 1576 डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर है। 1884 डिविजिबल लीप ईयर है। 1758 नॉट डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो कोई भी रैंडमली अगर मैं ईयर उठा रहा हूँ, कोई भी ईयर को अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर डिविजिबल होगा तो लीप ईयर है, नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप ये देखो ये बात तो रही किसी रैंडम ईयर की, बट अगर मैं सेंचुरी का केस लूँ, इन केस ऑफ अ सेंचुरी, तो उसमें क्या होता है। लेट से मैं 1900 की बात करता हूँ। 1900 एक सेंचुरी है और ये डिविजिबल, कोई भी सेंचुरी होगी वो डिविजिबल बाय 4 तो होगी ही। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट से 0 और दोनों 0 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये 1900 या कोई भी सेंचुरी आएगी दैट इज डिविजिबल बाय 4। ये बात क्लियर है। बट फिर भी 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान से समझनी है। ऑल दो 1900 एक सेंचुरी का केस है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है। अब आपको क्या ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों आ रहा है कि ये सेंचुरी है
और ये 4 से डिविजिबल भी है, फिर भी ये क्यों नहीं है? क्योंकि सेंचुरी के केस में 4 से चेक नहीं करनी है, हमें ये चेक करना है कि क्या वो सेंचुरी डिविजिबल बाय 400 है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर वो सेंचुरी डिविजिबल बाय 400 है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एक लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं। दोबारा समझो, अगर मैं कोई रैंडमली बीच में से ईयर उठा रहा हूँ, कोई भी साल उठा रहा हूँ, 1758, 1784 है ना, तो हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4 से कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। बट अगर हम सेंचुरी का केस ले रहे हैं तो हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, हम 400 से करेंगे। अगर 400 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि चलो ये चेक करते हैं कि 1900 की बजाय 1800 चेक करता हूँ। 1800 भी 400 से डिवाइड नहीं होता, ये भी लीप ईयर नहीं है। 1700 ये भी नहीं होता 400 से डिवाइड, ये भी लीप। 1600 हाँ ये हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ सेंचुरी के केस के अकॉर्डिंगली 1600 लीप ईयर है। 2000 भी लीप ईयर है। ठीक है, 400 साल के बाद ये लीप ईयर्स आ रहे हैं, तो 2000 के बाद कौन सा आएगा? तो मैं ये कह सकता हूँ लीप ईयर आएगा। ये बात समझ आ गई है। नटशेल में एक बार दोबारा बता देता हूँ। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज। अगर मुझे रैंडमली कोई चेक करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी ईयर, जैसे लेट से हम अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर भी नहीं है। बट अगर सेंचुरी का केस है तो आपको 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। ये बात समझ आ गई? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम ये समझ के लीप ईयर कौन सा होता है, सेंचुरी का केस हो या रैंडम वैसे कोई ईयर उठाया जाए, तो मैं बता सकता हूँ कि लीप है या नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है, हमें से ये बताओ कि इन 10 डेज में से कितने वीक्स पूरे क्रिएट कर सकते हो। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10 डेज होते हैं 1 वीक एंड 3 डेज। ये जो 3 दिन बचेंगे इन्हें हम कहते हैं ऑड डेज। मेरी बात समझ रहे हो? जितने भी दिन बचे, जितने दिन दिए हुए थे, उनसे जितने हफ्ते क्रिएट कर सकते हो कर लो, ठीक है। 10 डेज में से मैक्सिमम मैं एक ही हफ्ता बना सकता हूँ। उसके अलावा जो दिन बच जाएंगे वो कितने बचेंगे? 3। तो मैं कह सकता हूँ 3 ऑड डेज है। ऑड डेज का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ डेज ऑड होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हफ्ते क्रिएट होने के बाद जो दिन बचेंगे वो और, जैसे मान लो लेट्स से 20 डेज होते हैं, तो 20 डेज में कितने ऑड डेज हैं? तो आप देखो 20 डेज से कितने वीक्स पूरे पूरे बनाए जा सकते हैं। मैं कहता हूँ 2 वीक्स, 14 दिन के 2 हफ्ते बन, और बाकी कितने बचे? 6 डेज। अब ये जो 6 डेज बचेंगे ये ऑड डेज है। ये मत कहना कि सर 6 तो ऑड होता नहीं है, यहाँ पर वो ऑड इवन वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कितने दिन हफ्ते क्रिएट होने के बाद बच गए हैं। अगर मैं आपको कह दूं 50 डेज है, 50 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? तो क्या करेंगे हम, 50 डेज में कितने वीक्स पूरे बन सकते? 7 वीक्स, है ना। 7 इंटू 7 49 होता है। 7 वीक्स एंड 1 ऑड डे बच जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 दिन कितने ऑड डे होते हैं, तो 50 दिन में 1 ऑड डे होता है। कोई डाउट यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, सारी बात समझ आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने ये समझ लिया कि लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, ये सब समझ लिया हमने। और हम ये भी समझ चुके हैं ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बता दोगे कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर? तो आपको भी बता देंगे। कैसे बताएंगे? पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डिनरी ईयर में दिन होते कितने हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज, ठीक है। तो आप सोचो 365 में कितने वीक्स पूरे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो क्या, 365 को 7 से डिवाइड करूंगा। आप भी करके देखो। और जब भी आप मैराथन लगा रहे हो या कोई भी सेशन अटेंड करते हो, मेक श्योर आपके पास कॉपी पेन तो होना चाहिए, ताकि आप ये कैलकुलेशन साथ साथ करते रहो।
क्योंकि जो हम देखते हैं वो उतना माइंड में नहीं रहेगा, रिटेन नहीं कर पाएंगे, बट जो लिखा जाएगा वो माइंड में छपता रहेगा। क्लियर है? तो डिवाइड कर लिया आपने 365 डेज को, अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वी कैन से कि 52 वीक्स, 52 क्वोशंट आ रहा है, तो 52 वीक्स तो पूरे पूरे आ रहे हैं, एंड 1 डे, और 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो एक दिन बच गया हुआ इसे हम कहते हैं ऑड डे। बात समझ आई? तो अगर मैं आपको पूछूं कि एक ऑड डे ईयर में कितने ऑड डेज हैं, तो 1 ऑड डे। ये बात समझ आ गई है? कोई भी ऑर्डिनरी ईयर हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। अब मैं आपको कहता हूँ चलो आपने ऑर्डिनरी ईयर के बता दिया, आप मुझे ये बताओ कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज इन अ लीप ईयर? तो आप कहोगे सर ये तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। इसको भी मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यही तो बात बनेगी। 52 वीक्स तो पूरे पूरे आ रहे, एंड आपको ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है। अब मैं एक बार आपको सारा कुछ जो कुछ हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वो इसलिए ताकि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको चीज कहना। सबसे पहले हमने पढ़ा है एक ऑर्डिनरी ईयर और एक के बाद सिचुएशन में तो आ गए हो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं चीज़ें बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि यहीं आप मैथन के साथ इस सिचुएशन में आ जाओ कि एग्जाम में जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज है, लीप ईयर में 366, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? अगर डिविजिबल बाय 4 है और नॉट डिविजिबल बाय 4 है तो ऑर्डिनरी ईयर है। बट अगर सेंचुरी का केस आएगा तो वी हैव टू चेक कि वो डिविजिबल बाय 400 है या नहीं। अगर डिविजिबल बाय 400 है तो वो सेंचुरी है, अगर डिविजिबल बाय 400 नहीं है तो वो सेंचुरी का केस के अकॉर्डिंगली नहीं बने। डिविजिबल बाय 400 लीप ईयर होगा, नॉट डिविजिबल बाय 400 लीप ईयर नहीं होगा। तो रैंडमली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4700 क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4700 400 से डिविजिबल नहीं होता। ये सेंचुरी है तो इसमें मैं 4 से चेक नहीं करूँगा। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑड डेज, तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी दिन उसमें से कितने हफ्ते टोटल क्रिएट होते हैं, उन हफ्तों को बनाने के बाद कितने दिन रिमेनिंग बच जाएंगे, दे आर कॉल्ड ऑड डेज। बात समझ आ गई? ओके। उसके बाद हमने ये पढ़ा अगर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और अगर एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ये बात हम समझ चुके हैं और इसमें ज़्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं, बहुत सीधी सीधी बातें थी यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन चैलेंज पे, कैसे बनाया जाता है, कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे डील करने। तो कैलेंडर बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले साल से। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक साल जो पहले 100 साल होंगे, फर्स्ट 100 ईयर्स, जो फर्स्ट 100 ईयर्स होंगे उसके अंदर कितने ऑड डेज होंगे, मुझे ये निकालना है। हमने ये निकाल लिया कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज है, 1 ऑड डे। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 2 ऑड डेज है। बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो पहले 100 साल है इसमें कितने ऑड डेज है, ये निकालना है। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, आप ये देख लो पहले 100 सालों में से कितने साल ऐसे होंगे जो, कितने साल ऐसे होंगे जो ऑर्डिनरी ईयर होंगे, ये चेक करना है। पहले 100 साल में लीप ईयर कितने, वी कैन से 24 लीप ईयर, एंड बाकी जो बचे हुए 76 हैं वो ऑर्डिनरी ईयर है। अब आप कहोगे 24 कैसे, तो 25 ऐसे साल बचेंगे, मतलब 100 में से 25 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। आपके पास बिल्कुल सही है, 25 नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 4। बट जो डिविजिबल बाय 4 है वो लीप ईयर होता है इन केस ऑफ रैंडम ईयर, सेंचुरी के केस में नहीं। पहले 100 साल में 100 4 से डिवाइड तो होता है, बट 100 लीप ईयर तो नहीं है ना, तो आप उस 100 को एक्सक्लूड कर दो 25 में से।
बस वो 100 हटा दो, बाकी 24 में आपकी बात सही है। तो ये जो बाकी बचे हुए 24 लीप ईयर हैं, बट उस 100 की बात की जाए तो 100 लीप ईयर नहीं होगा, ऑल्दो वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि सेंचुरी वाला केस आ गया। क्लियर है? अब पहले जो 100 ईयर्स हैं उनमें 24 लीप ईयर्स हैं, और जो बचे हुए 76 हैं वो क्या होंगे? दे आर ऑर्डिनरी ईयर्स। इतनी बात भी समझ आ गई? ये बात बताओ, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 में कितने ऑड डेज होंगे? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 48 ऑड डेज। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 में कितने होंगे? 76 ऑड डेज। अगर मैं इनको ऐड करूँ 76 कितना बनेगा? ये बनेगा 124। ये बात, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100 सालों में 124 ऑड डेज है। पर आपको एक बात बताऊं, जो ऑड डेज है ना वो तो 7 से कम ही होते हैं। मतलब अगर मैं 10 ऑड डेज कह रहा हूँ तो 10 ऑड डेज का मतलब तो 3 ऑड डे होते हैं ना, क्योंकि एक हफ्ता तो पूरा बन जाएगा उससे। अगर मैं 20 ऑड डेज कह रहा हूँ, 20 ऑड डेज का मतलब 2 हफ्ते पूरे बन जाएंगे, 6 बचे तो 6 ऑड डेज। 50 ऑड डेज का मतलब 1 ऑड डे। ठीक है? 100 में 124 ऑड डेज है। 124 को फर्दर फिर 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करने के लिए मुझे पता है 120 से पहले 119 जो है वो 7 के टेबल पर आता है। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये 5 ऑड डेज की। ये बात समझ आ गई? 124 ऑड डेज जो थे उनसे फिर जितने हफ्ते बन सकते हैं बना लिए, और जो रिमाइंडर बच गया वो ऑड डेज है। मतलब आप 124 को 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बच गया दैट विल बी द ऑड डेज। तो ये क्लियर हो गया कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं। ये कंक्लूड करते हैं हमने। अब ये बताओ 100 साल में 5 ऑड डेज आ रहे हैं तो 3 ऑड डेज। ये मैं साथ साथ करता रहूँ, मैं कभी भी ऑड डेज को 7 से बड़ा नहीं लिखूंगा, क्योंकि 10 ऑड डेज का मतलब वही हुआ 7 दिनों का, तो एक हफ्ता बन गया और बाकी बचे कितने? 3 ऑड डेज। ऐसे अगर मैं पूछूं 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो अगर 100 साल में 5 थे तो 300 में हो जाएंगे 15। 15 का मतलब 1 ऑड डे। आज समझ आया कि 15 का मतलब 2 हफ्ते पूरे बन जाएंगे और एक दिन बचेगा, वो एक दिन जो है वो ऑड डे होगा। फिर हम चलते हैं 400 साल में कितने होंगे? तो 5 इंटू 4 20। तो मैं कहता हूँ 20। यहाँ एक ट्विस्ट है कहानी में, ध्यान से समझ। अगर मैं 400 साल का निकालूं तो 5 इंटू 4 20 तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जो 400 है, 400 भी तो एक लीप ईयर है ना, तो इसका एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो वी कैन से 400 में 5 इंटू 4 20 और 400 का एक एक्स्ट्रा, तो 21 ऑड डेज। 21 ऑड डेज का मतलब 0 ऑड डे। अब ये पैटर्न आपको याद रखना है। 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब अगर आपसे पूछो 5 कितने होंगे, ये तो 0 हो चुका है, तो 500 फिर वही 5। 600 में कितने? 3 ऑड डे। 700 में कितने होंगे? फिर से 1 ऑड डे। 800 में कितने होंगे? फिर से 0 ऑड डेज। बात समझ आ रही है? 531 5310 ये पैटर्न चलता रहेगा। आप ऐसा समझ लो, जो भी सेंचुरी वाला केस है, जो लीप ईयर वाला केस होता है, जो सेंचुरी लीप ईयर है, मतलब जो सेंचुरी 400 से डिविजिबल है, उसमें 0 ऑड डेज है। और 0 के बाद तो वही पैटर्न चलता है 5310 5310। अब जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि 4700 क्या लीप ईयर होता है? 4700 ईयर नहीं होता। अगर ये पूछ लूँ 4700 ईयर, 4700 साल, इतने सालों में कितने ऑड डेज होंगे? तो आप मुझे बता सकते हो। कैसे बताओगे? आप ये देख लो 4700 कौन सी ऐसी सेंचुरी आती है जो 400 से डिविजिबल होगी? मैं कहता हूँ 4400। तो 4400 में कितने होंगे? 0। मैंने आपको बताया है कोई भी अगर 400 से डिविजिबल है उसमें 0 ऑड डेज। 4400 0 ऑड डेज। तो 4500 में कितने होंगे? 5। 4600 में कितने होंगे? 3। 4700 में कितने होंगे? 1। 4800 में कितने होंगे? फिर से 0।
4900 में कितने होंगे, फिर से 5। समझ आ गया ये करेगा। आई होप ये बात क्लियर है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 2600, आप सोचो कौन सी सेंचुरी आ रही है जो 400 से डिविजिबल है, 2400 है ना। तो 2400 में कितने जीरो, तो कितने जीरो, 2500 में, 2600 में 3। बात समझ आ गई। 26 में 3 और डेज है। मेरे ख्याल से ये बातें समझ आ रही हैं आपको, क्लियर है? ओके, अब दोबारा एक बार देख लो, जितनी नॉलेज हमें चाहिए कि 100 में 5 और डेज, इतनी नॉलेज ही चाहिए थी बस हमें। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी रैंडमली कोई एक डेट उठा लूंगा और मैं उस डेट को चेक करूंगा कि क्या डे बन रहा है उस दिन, संडे मंडे ट्यूसडे क्या बनता है वो चेक करेंगे। ठीक है, देखो 1947 मुझे ये चेक करना है कि इस दिन क्या डे था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या था वो चेक करना है। 15 अगस्त 1947 को कैसे पता लगाएंगे कि इस दिन क्या डे था। तो बिल्कुल ध्यान से समझना सारे स्टेप एक एक करके, क्योंकि इन्हीं स्टेप से आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये 15 अगस्त 1947 में कितने ऑड डेज हैं और हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो कैसे चेक किए जाएंगे, पहले देखो कौन सा साल चल रहा है, 1947 चल रहा है, तो इससे पहले कितने खत्म हो चुके हैं। 1940 इतने साल तो पूरे पूरे खत्म हो चुके हैं। 1947 पूरा खत्म नहीं हुआ है, 15 अगस्त तक चल रहा है ये साल, बट 1946 तक टोटल सारे इतने साल तो खत्म हो चुके हैं। क्लियर है बात? अब मैं ये निकालूंगा 1946 में कितने ऑड है, तो 1946 को लिख दूं मैं 1900 प्लस 46 ईयर्स। ठीक है, 1900 में कितने डेज होंगे, अभी मैंने बताया 1600 में 5, 1700 में, अभी मैंने किया ना 1900 से पहले, 1600 में कितने होंगे 5 ऑड डेज, 1700 में 3 ऑड डेज, 1800 में 1 ऑड डे, 1900 में मैंने उल्टा कर दिया, 1600 में 5 थोड़ी है। दोबारा देखो 1600 में, ये तो सेंचुरी वाला केस आ गया ना, डिविजिबल है तो 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1, ये आ रहा है। तो 1900 में तो 1 और है, ये मेरे को पता लग गया। 46 ईयर्स की, इन 46 ईयर्स में कितने ऑड डेज है, तो ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, इन 46 ईयर्स में से ये देखो कितने ईयर्स ऐसे हैं डिविजिबल बाय 4, तो मैं कहता हूँ 44, मतलब 11 तो लीप ईयर्स हैं, और जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे 35, वो ऑर्डिनरी ईयर्स है। इतनी बात क्लियर है? एक लीप ईयर में एक 2 ऑड डेज, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, मैं कहता हूँ 22 ऑड डेज तो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, प्लस इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये कह दूँ 35 ऑड डेज मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। तो 35 कितना हो गया 57। इसका मतलब जो बचे हुए 57 ऑड डेज पड़े हैं, बट जैसा मैंने आपको कहा ऑड डेज हमें बड़े रखने ही नहीं है, 57 को फिर फर्दर डिवाइड करो 7 से, तो यहाँ से आ रहा है 1 ऑड डे। बात समझ आ गई? 46 में 1, तो ये 46 ईयर में 1 ऑड डे। मैं ये कहता हूँ इन दोनों का सम 2 ऑड डे चुके हैं, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। 47 से पहले 1946 ईयर्स खत्म हो चुके हैं और उनमें मुझे मिले 2 ऑड डे। जो चल रहा है साल 1947 उसके 15 अगस्त तक जाना है मुझे, वो कैसे जाएंगे,
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है। जैन में कितने डेज? 31। फेब में 28 होंगे या 29, वो डिपेंड करता है कि ये ईयर कैसा लीप ईयर है या नहीं। मुझे पता 1947 लीप ईयर नहीं, 28 होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 15, क्योंकि मुझे 15 अगस्त के बाद वाले दिनों से कोई लेना देना नहीं, 15 अगस्त तक ही रहना है। बात समझ आ गई? अब आप एक चीज देखो, अब मेरे पास दो तरीके इनके ऑर्डर्स निकालने के लिए, या तो इन सारे दिनों को ऐड कर लूँ मैं, इफ आई ऐड ऑल दीज डेज, इन सब डेज को ऐड करके उसके बाद उन्हें ऑड डेज में कन्वर्ट किया जाए, या फिर एक तरीका ये है अभी से ही ऑड डेज में कन्वर्ट कर लो, है ना। वो कैसे करें? 31 का मतलब 3, फिर ये 3, ये 2, ये 3, ये समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूँ? 31 को तो क्या आता है? 28 को करूँगा 0 आता है, रिमाइंडर की बात करूँ, ये 2, ये 3। अब आप इनको कर लो, देखो 3 + 2 कितना होता है? 1 होता है। 3 + 3 + 2 ये भी 1 होता है। ये 1, ये 1 और ये 1, तो 3 तक। बात समझ आई? 6 के बाद जो चल रहे थे उनमें 3 और डेज है, तो इस 2 + 3 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आपको चेक करना है कि कौन सा डे था, तो आप ऐसे चेक करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो कितने और डेज बचे हैं? यहाँ पर बचे हमारे पास 5 और, तो 5 और डेज का मतलब क्या होगा? 5 और डेज का मतलब होगा वो फ्राइडे है। तो वी कैन से दैट 50 + 9, 47, ये क्या था? ये फ्राइडे था। बात समझ आ गई आपको? थोड़ा सा लंबा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन गया है, बट मैं आपको ये बताया कि पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दिया। यूजली एग्जाम में वो सारा नहीं देते, वो आपसे सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि चलो ये 1947 कितने और डेज थे, या कोई एक पार्ट पूछ लेंगे, है ना। बट सारा प्रोसीजर इसलिए बताया है ताकि आपको लॉजिक समझ आ जाए कि कहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। आई होप ये बात समझ आ रही है। कोई लंबे चौड़े? ठीक है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ो, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसका आंसर आपने बताना है। पढ़ दो पहले से फटाफट। क्लियर है? पढ़ लिया? करें क्वेश्चन डिस्कस? पक्का? चलो एक रैंडमली डेट दे देता हूँ मैं आपको, आप ट्राई। डे आ रहा है उस दिन, द डेट इज, पता ही होगा ना 1947 क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे, है ना। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? दिस इज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, है ना। डेट्स ये वाली तो पता होनी चाहिए यार, इतने लोग शहीद हो गए। आप एक काम करो, आप मुझे निकाल के इस दिन डे क्या था, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। जैसे मैंने एक एक स्टेप को फॉलो किया था, आपको भी वैसे फॉलो करना है। मैं आपको टाइमर के अकॉर्डिंगली टोटल 3 मिनट दे रहा हूँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट ट्राई करो, 3 मिनट में देखते हैं आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ट्राई दिस।
निकल गया होगा अब तक सबसे? करें? चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 13 अप्रैल 1990, तो ये देखो मिल रहा है मुझे, ठीक है। अब बच्चों 18, 18 में कितने, तो 18 ईयर्स को हम चेक कर लेते हैं। 18 ईयर्स में देखो, 18 ईयर्स में लीप ईयर 4 लीप ईयर है, मुझे पता है कि 16 तो होता है डिवाइड ना 4 लीप ईयर्स प्लस जो बाकी बचे हुए 14 है, दे आर ऑर्डिनरी ईयर्स। एक लीप, 2 ऑर्डिनरी, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 ऑड डेज, और इसमें 14 ऑड डेज, तो वी कैन से 14 प्लस 8 कितना बन जाएगा, 22 ऑड डेज। और 22 ऑड डेज का मतलब होता है 1 ऑड डे, ये बात। और 18 में भी 1 ऑड डे, तो टोटल ये कह सकता हूँ 1918 में 2 ऑड डेज आ रहे हैं। यहाँ तक तो स्टोरी सेम ही है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ तक उसमें भी, और यहाँ तक भी यही चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब बचे वो जो 13 दिन है, 13 अप्रैल तक के दिन है, उन्हें देखते हैं। जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। जैन का मतलब 31 डेज, फेब में 28 हो या 29, वो डिपेंड करता है ये लीप ईयर है या नहीं। 1919 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 तक जाना है, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड करना चाहते हो या पहले ही ऑड डेज में कन्वर्ट कर लें? बेटर पहले कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3, ये 2, ये 3, और ये बनेगा 6। 3 और 3 6, 6 और 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 ऑड डेज। तो इनके अंदर 5 ऑड डेज मिल रहे हैं मुझे, इसमें बचे हुए दिनों में 5 इसमें मिल रहे हैं, और 18 तक 2 थे, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 7 ऑड। ये बात होगी। तो 1990, 13 अप्रैल 1919 ये क्या है, ये एक संडे है। ये बात मेरे ख्याल से अब समझ आ जानी चाहिए, कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। क्लियर है? अगर आपका आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपने कुछ गलती की है, तो यू कैन क्लियरली चेक योर आंसर। मैंने सामने खोल के रख दिया, किस दिन क्या डे होगा, संडे होगा। कोई बात नहीं, अगर 1-2 बार गलती होती है आपसे, तो उसके बाद आपको गलती पता चलनी चाहिए कि आप किस पॉइंट में मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर आपका एरर आ रहा है। बस वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखो, और तो कुछ बड़ी डील नहीं है इसमें। क्लियर है? एक और कर लेते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक और की जरूरत। कोई ऐसी डेट बताओ, है ना, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर सुनते ही सबको पता चल जाता है कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ, गांधी जयंती, है ना। बट अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना, 2 अक्टूबर ईयर बता दो, गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे तब ईयर कौन सा था, वो आपको याद नहीं होगा। तो 2 अक्टूबर 1869, बहुत कम बच्चों को याद होता है। अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 अक्टूबर 1869, आपको निकालना है कि इस दिन क्या डे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, गांधी जी कौन से डे को पैदा हुए थे, ये। और अगेन मैं टाइमर के साथ आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट में आप इसका आंसर बताना है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बिल्कुल ध्यान से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई मिस्टेक ना हो। हो गया। देखो इतना टाइम सफिशिएंट होता है आंसर निकालने के लिए, मेरे ख्याल से इतने में आंसर निकल जाना चाहिए। करके देख, चेक करना आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड 1868, इतने साल तो खत्म हो चुके हैं। इनको स्प्लिट करूं तो क्या बचेगा, 1800 ईयर्स प्लस 68 ईयर्स। 1800 में कितने हैं, 1600 में 1800 में तो मैं कह देता हूँ यहाँ से तो 3 साल मिल रहे हैं। 68 से कितने मिले ये चेक करते हैं। 68 ईयर्स में कितने ऑड डेज है, कितने लीप ईयर है ये चेक करेंगे। 17 लीप ईयर्स है और जो बाकी 51 वो ऑर्डिनरी ईयर्स है। ये बात समझ आ गई। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 17 टू 2 34 ऑड डेज। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो एक से मल्टीप्लाई करो 51 ऑड डेज। इतनी बात समझ आ गई। 51 और 34 ऐड करेंगे तो ये बचेगा 85 ऑड डेज। ठीक है, आपको इधर ज़्यादा दिन रखने नहीं है, इसको छोटा करो। वो कैसे करेंगे, 7 से फर्दर डिवाइड करते हैं और देखो रिमाइंडर क्या आता है। 85 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1। तो मैं ये कह लेता हूँ कि 68 ईयर जो है वो 1 ऑड डे के इक्वल है। तो यहाँ से आ रहा है 1 ऑड डे, यहाँ से आ रहा है 3, तो टोटल कितना बना 4। 1868 में 4 ऑड डे ने हमें, ठीक है। अब हमें पहुँचना है 2 अक्टूबर पे। वो कैसे पहुँचेंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, जनवरी करने के पहले मैं डेज लिख लेता हूँ 31। फेब में 28 ही लगे, 69 ऑर्डिनरी ईयर ही है। मार्च 31 30 31 30 31 31। ये याद रखना, जुलाई और अगस्त कंसेक्यूटिवली 31 आते हैं। सितंबर में 30, अक्टूबर में हम 2 लेंगे क्योंकि 2 अक्टूबर तक ही है ना। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ऑड डेज। बेटर ये बट कैसे करेंगे, 31 का मतलब 3,
0 3 2 3 2 3 3 2 और 2। अब आप ये देखो 3 + 2 + 2 कितना बन रहा है 7, मतलब ये तो हो गया 0। फिर 3 + 2 + 2, फिर ये भी 0। बचा क्या 3 3 और 3, 9 बच गए। 9 का मतलब 2। तो टोटल 2 ऑड डेज मिल रहे मुझे यहाँ पे। बात समझ आई? और यहाँ तक थे। तो इसमें टोटल कितने हुए 4 और 2 6 ऑड डेज। और 6 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? तो महात्मा गांधी पैदा हुए थे सैटरडे को। आगे बात समझ? अब मेरे ख्याल से आप पूरी बातें समझ पा रहे हो। अब ये भी समझ आ रहा है कि कैसे आपको ईयर्स को, कैसे आपको सेंचुरी को कैसे ऑड डेज में कन्वर्ट करना है, और जो बचे हुए दिन है उनको ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अब तो क्वेश्चन करके तो यार सब कुछ समझ आ जाता है ना? मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करें सॉल्व। चलो ये देखते हैं। तो देखो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, पहले जूम कर देता हूँ, विजिबल नहीं है। हाउ मैनी ऑड डेज आर देयर इन 352 डेज? 352 डेज में कितने ऑड डेज हैं? तो आप निकाल सकते हो। कैसे? और सेंचुरी वाले केस में जो 400 से डिविजिबल होगा वही तो लीप ईयर होगा। तो हमने निकाल लिया कि क्लियरली 3200 लीप ईयर। ओके, अच्छा ये देखो इस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको है लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 1942 को मैं मान लेता हूँ कि संडे था। मुझे नहीं पता क्या था, मैंने मान लिया संडे था। ठीक है, और अगर कि नेक्स्ट ईयर 11 अगस्त 1943 को कौन सा डे होगा, तो मुझे पता 42 से 1943 में जा रहे हैं, मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी तो एक दिन ऐड हो जाएगा, एक दिन ऐड होगा तो संडे से क्या बन जाएगा, ये मंडे बन जाएगा। तो आंसर होगा 11 अगस्त। डेट सेम ही रख रहा हूँ, और 1944 को क्या होगा। अब आप मंडे से हो रहे होगे साल में, हो रहे ना, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा दिन ऐड होंगे। तो ये मंडे से ट्यूसडे नहीं आएगा, बल्कि मंडे से वेंसडे आ जाएगा। बात समझ आ गई? फिर और अगले साल आ जाते हैं 11 अगस्त। ईयर है, अगर लीप ईयर आएगा 2 साल माइनस कर देंगे। बात समझ आ गई? या फिर आप ऐसा समझ लो, आपको ये कह दिया जाए कि लेट से आज मैं कहता हूँ टुडे इज सैटरडे, और आज से आफ्टर 100 डेज कौन सा दिन होगा ये निकालें। तो आज से 100 दिन मत बैठ जाना, आपको करना क्या, यू हैव टू डायरेक्टली कन्वर्ट 100 डेज इनटू ऑड डेज। 100 डेज का मतलब 2 ऑड डेज। आप इस सैटरडे में 2 दिन ऐड कर दोगे, संडे मंडे मंडे। ठीक है, तो सैटरडे में 2 दिन ऐड किए, मंडे। जितने भी दिन के बाद निकालना है आप उतने दिन ऑड उसको ऑड डेज में कन्वर्ट करो, जितने ऑड डेज बचते हैं ऐड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 जनवरी 2012 तो आपको ये बताना 2016 में क्या होगा, तो कर सकते हो।
कैसा क्वेश्चन है देखो, मैं बताता हूँ आपको। आपको ना कोई ईयर दिया होगा, लेट से मैं आपको ये कहता हूँ 2000, जो कैलेंडर ईयर 2026 का है, मतलब आप ये मान लो 2026 का जो कैलेंडर है मैं उसमें संभाल के रख लेता हूँ, और मैं कहता हूँ यही कैलेंडर मैं दोबारा कर पाऊंगा, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जनवरी को 1 तारीख को अगर मंडे इसमें आ रहा था तो उसमें भी मंडे ही आए, समझ रहे हो मेरी बात? तो एग्जैक्टली सेम कौन से ईयर में होगा आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दे रखी हैं आपको, कैसे किया जाएगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो है आम जिंदगी, एक है मेंटोस जिंदगी। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। देखो एक तरीका ये है कि आप एक एक करके सबके बीच में कितने ऑड डेज हैं ये निकालो। जिसके बीच में 0 ऑड डेज आ जाएंगे, मतलब 2026 से लेकर 2037 के बीच में कितने ऑड डेज बन रहे हैं, इसके बीच में कितने ऑड डेज, अगर 0 ऑड डेज आएंगे तो इसका मतलब सेम कैलेंडर ईयर है। बट ये थोड़ा सा लेंदी है प्रोसीजर। प्रोसीजर लेंदी क्यों है? क्योंकि आपको सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा किसके बीच में 0 ऑड डेज आ रहे हैं। तो पहले 3 आपकी बेकार गई, इतना टाइम खराब हुआ, और चौथी में आपको पता चला कि 0 ऑड डेज आ रहा है, और फिर आप उसका आंसर निकाल पा रहे हो। तो ये लेंदी प्रोसीजर है। शॉर्टकट क्या किया जा सकता है इसका, तो वो देखो। जो भी आपको ईयर दे रखा है 2026, आपको जो भी ईयर दिया होगा ना उसको 4 से डिवाइड करना है। मतलब ये है कि ईयर किस टाइप का, 4 के टाइप का है, 4k+1 है, 4k+2 है, या फिर 4k+3 है। अगर होगा तो आपको उसमें 28 ऐड कर देना। 4k+1 का होगा तो उसमें 6 ईयर्स ऐड कर देना, इसमें 11 ईयर्स ऐड कर देना, इसमें भी 11 ईयर्स ऐड कर देना, बन गई बात। मतलब क्या, 2026 किस टाइप का है? अगर वैसे 4 से डिवाइड करूँ ना तो इसका 2 रिमाइंडर आता है, तो मतलब ये 4k+2 टाइप का ईयर है। तो अगर ये 4k+2 तो 11 ऐड कर, और 2026 में 11 ऐड करूंगा तो मैं कह सकता हूँ 2037। ये तो फटाफट निकल गया, बात समझ आई? तो दिस इज मेंटोर जिंदगी। वो जो पिछला मेथड था वो थी आम जिंदगी। और मेरे ख्याल से मेथड समझ आ गया आपको। कभी भी किसी कैलेंडर ईयर को चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम कैलेंडर ईयर, तो आपको करना है, ये चेक करना है कि वो कैलेंडर ईयर किस टाइप का है, 4k, 4k+1, 4k+2, या फिर 4k+3। जिस भी टाइप का कैलेंडर ईयर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको 28, 6, 11 और 11 इतने ईयर्स ऐड करने हैं। वो हमने किया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब ये देखो 2002 इसका सेम कैलेंडर ईयर कौन सा होगा, तो ये 2002 है, 4k+2 टाइप का, तो 11 ऐड कर देंगे इसमें। अगर इसमें मैं 11 ऐड करूँगा क्या बनेगा, 2013। देखा, फटाफट निकल गया। कोई भी आप विच ईयर सेम कैलेंडर ईयर 1984, तो आप 1984 चेक टाइप 4k+1, और अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड। अब मेरे ख्याल से आप सारा कुछ कर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2096, 2096 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? तो आपको करना क्या है, 2096 में 4 ऐड करोगे तो 2100 बनता है। बट ये तो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है सेंचुरी वाले केस के अकॉर्डिंगली 2100 इज नॉट अ लीप ईयर। तो कौन सा आएगा, 2104, ये करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे तो 21 लिख देंगे तो वो हो जाएगा, 2100 लीप नहीं है, 2 लीप ईयर है। क्लियर है? ओके, एक और चीज देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है,
लास्ट डे ऑफ और आपको डे मंडे वेडनेसडे नहीं हो सकता। तो कैसे चेक करेंगे? तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैसे पता लगेगा? देखने में क्वेश्चन लग रहा है बड़ा मुश्किल है, कैसे पता चले? तो आपको करना क्या है, आपको मैंने भी एक बात बताई है, देखो जितना कुछ मैंने उससे बाहर कोई लॉजिक यूज होगा नहीं एग्जाम में। तो ये मत सोचना कि लॉजिक लग रहा है जो शायद हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि सेंचुरी एंड होती है या 5 पे 3 1 0। अगर 0 पे एंड होगी तो उसका डे क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा संडे। 1 पे होगी तो मंडे, 3 पे होगी तो वेंसडे और 5 पे होगी तो फ्राइडे। तो इसका मतलब ये है कि सेंचुरी कोई भी हो वो हमें होगी संडे, मंडे, वेंसडे या फ्राइडे पे। तो इसमें से कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल नहीं। ट्यूसडे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई? अच्छा क्वेश्चन था। आपको पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि 5310 पे कौन कौन सा डे आ रहा है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? टिपिकल सा क्वेश्चन और दे देता हूँ, क्या पता पूछ ले। और थोड़ा आसान कर दूं मैं इस क्वेश्चन को, ये ज़्यादा मुश्किल हो गया। 8 की पावर 50 डेज के बाद क्या दिन होंगे ये बताना है आपको। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 दिन बाद क्या दिन होंगे, तो आप कैसे करते हो? आप क्या करते हो, आप 100 डेज को, जो 100 दिन होते हैं उनको ऑड डेज में कन्वर्ट कर लेते हो। 100 डेज का मतलब 2 ऑड डेज होता है, तो आप 2 डेज उसमें ऐड कर दोगे। यही काम यहाँ पे करना है। यहाँ भी 8 की पावर 50 को आपको 7 से डिवाइड करना है। हालांकि क्या कैसे किया जाएगा कि डिवाइड किया जाएगा, तो क्या रिमाइंडर हुआ? 1 की पावर 50 मतलब 1। तो एक दिन बचा, एक दिन इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा संडे। ये आंसर है। अब आपको हो गया तो लकी थे, आ गया। अगर 1 ना आ रहा होता, जैसे मैंने पहले 2 की पावर 50 लिख दिया था, तो कैसे करेंगे? बट वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली, इतना हार्ड आपसे पूछेंगे नहीं। ऑल दो आंसर तो उसका भी निकल सकता है, बट रिमाइंडर्स वाला टॉपिक दैट्स नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई है। तो कैलेंडर के जितने क्वेश्चन हमने किया, इससे बाहर आपसे कैलेंडर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये सब अच्छे से कर लोगे तो दिस इज मोर देन एनफ। इससे बाहर कैलेंडर के टॉपिक में कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। बट ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। और अगर आप ये करते करते साथ साथ नोट्स बना रहे थे तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुकी होगी। ज़्यादा बड़ी डील है नहीं। कैलेंडर में आपको पता होना चाहिए ऑड डेज क्या होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज हैं? रिवाइज करते हैं, 1। लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं? 2। और अगर हम सेंचुरी का केस ले रहे हैं तो वो लीप ईयर तब होगा अगर वो 400 से डिविजिबल है। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन सा नहीं हो सकता है? हमने देख लिया है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है और फ्राइडे हो सकता है। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई? डेज कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब हम कैलेंडर्स खत्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्लॉक्स एट 2:30। 2:30 AM हो या PM हो वो मैटर नहीं कर रहा है। मतलब 2:30 बजे आपको ये बताना है मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दो तीन बेसिक्स समझा देता हूँ। अगर आप एक क्लॉक को ऑब्जर्व करो तो 12 1 2 3 4 5 6
ठीक है, ये क्लॉक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो छोटे वाले होती है और ये बड़े वाले से ये मिड हैंड होती है, सबको पता होगा, ठीक है। अब ये देखो जो टोटल कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, और इसको कितने इक्वल पार्ट डिवाइड किया हुआ है, 12 इक्वल पार्ट्स में, है ना, क्योंकि 12 घंटे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो मैं ये कह सकता हूँ 12 इक्वल पार्ट में किया है, तो 360 को 12 से डिवाइड करूँ 30 डिग्री, तो हर एक घंटे के बीच में 30 डिग्री का गैप है। मैं डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एंगल के टर्म देखूं तो बिटवीन एनी टू consecutive hours there is a gap of 30 डिग्री, 30 डिग्री का गैप है। ये डिग्रीज में बता दिया मैंने 30 डिग्री। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि गैप है 5 मिनट स्पेसिस का। मिनट स्पेसिस का मतलब क्या, डिस्टेंस का यूनिट बता दिया मैंने, मतलब ये समझ लो एक और दो के बीच में ऐसे स्पेस बने होते हैं, एक डिफरेंस है। ये बात हमें समझ आ गई है, इतनी बात अपने दिमाग में क्लियर। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक्चुअली 2 बजे ये एंगल कितना होगा, तो तुम्हें पता है 30 ये तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं पूछ लूँ एग्जैक्टली 3 बजे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एग्जैक्टली 4 बजे कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि हर एक घंटे के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। क्लियर है इतनी? चलो अगली कहानी जो मैं बताना चाहता हूँ वो भी देख लो। तो मिनट हैंड है, मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड एक घंटे में या फिर 60 मिनट्स में, एक ही बात है, टोटल 360 डिग्री कवर करती है, क्योंकि मिनट वाली सुई जो है वो एक घंटे में पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेती है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, ये है 6 डिग्री, तो एक मिनट 6 डिग्री। देखो मैं चाहूँ तो वो जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसका आंसर तो मैं विद इन 5 सेकंड निकाल सकता हूँ, बट पहले मैं आपको सारा लॉजिक समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। एक मिनट 6 डिग्री कवर करती है, कौन सी वाले बात करते हैं, जो आवर एंड है वो एक घंटे में 1 आवर में या फिर 60 मिनट में, वो तो 2 से 3 तक पहुंचेगी या 3 से 4 तक पहुंचेगी, तो मैं कहता हूँ 30 डिग्री कवर करेगी, तो एक मिनट में कितना करेगी 1/2 डिग्री। एक मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो हाफ डिग्री कवर करती है, एक मिनट वाली सुई 6 डिग्री कवर करती है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अब आप सबको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट में 6 डिग्री कर रही है मिनट एंड वाली सुई, और एक मिनट में आधा डिग्री कवर कर रही है आर एंड। ओके, एक और चीज देखो, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो फाइव 2:30 पे कुछ ऐसा बनेगा, ये छोटी वाली सुई यहाँ होगी, बड़े वाली यहाँ, ये एंगल निकालना है। छोटे वाली सुई जो है वो 2 से आगे होगी, 3 से पहले होगी, ठीक है। जो मिनट वाली सुई है वो एग्जैक्टली 6 पर होगी। मुझे एंगल निकालना कितना होगा। आप ये बताओ कि अगर ये छोटे वाली सुई आर एंड वाली सुई एग्जैक्टली 2 पर ही होती और मिनट वाली पर होती, तो इनके कितना एंगल होता, 30 120 डिग्री होता। ये मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आर एंड है वो तो एग्जैक्टली 2 पर ही है, ये मान लो, और जो मिनट एंड है वो 6 पर आ गया। अब इनके बीच में कितना एंगल होगा,
ये पता है ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो 30 इंटू 4 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। बट समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो आर एंड है वो तो आगे चल गया, वो कितना आगे चल गया, कैसे पता लगाएंगे, मुझे वो हाफ डिग्री चलता है, तो 30 मिनट्स में कितना चलेगा, हाफ इंटू 30, दैट विल बी 15 डिग्री। 15 डिग्री वो आगे चल गया। अगर वो 15 डिग्री आगे चल गया है तो वो टाइम को कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ऑब्वियसली वो कम कर रहा है, तो मैं वो 15 डिग्री माइनस कर देता हूँ, आंसर आएगा 105 डिग्री। ये बात क्लियर है आपको? एंगल निकाल रहे थे वो निकल गया हमारा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, मैंने आपको कहा कि अगर 2:30 बजे घंटे वाली सुई एग्जैक्टली 2 पर होती और मिनट वाली एग्जैक्टली 6 पर होती तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। पर ये जो आर एंड है आगे जा चुका है, थोड़ा आगे जा चुका है, कितना आगे जा चुका है, आर एंड है वो 1 मिनट में डिग्री कवर करता है, तो 30 मिनट से करेगा 15 डिग्री। ये 15 डिग्री इसमें से कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो माइनस करेंगे, 120 माइनस 15 विल बी 105 डिग्री। ये बात क्लियर होगी है? तो 105 डिग्री का एंगल होगा मिनट हैंड और आर हैंड एट 230 डिग्री, 230 पे एंगल होगा। क्लियर आगे बात? और क्वेश्चन देता हूँ, सोच के देखो। ट्राई दिस। फोर 30, समझ आ रही है बात? अब आप फिर से वही बात सोचो कि भाई अगर ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 430 पे घंटे वाली सुई यहाँ होगी, बीच में गई होगी ना, और मिनट वाली यहाँ पर होगी, ये एंगल। अच्छा सोचो, अगर घंटे वाली सुई 4 पर होती पर कितना होता है, 60 डिग्री। बट आधे घंटे में ये घंटे वाली सुई 30 दैट इज 15 डिग्री, तो 15 डिग्री कम हो जाएगा, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? कुछ विजुअलाइजेशन से आंसर निकाल रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है, 4:30 बजे 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये बात समझ आ गई है। एक और देता हूँ, एक और निकाल के देखते हैं। तुम्हें निकालना है एट निकालो। टेन 15 पे कितना एंगल आएगा, हमें ये निकालना है। तो 10-15 पे मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसा एंगल हो जाएगा, है ना, ये एंगल निकालना है। अच्छा 10 पे हाफ डिग्री कम हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ 142.5 डिग्री, ये फाइनल आंसर है इसका, कोई डाउट इसमें? क्लियर है बात? 142.5 डिग्री का आंसर आ रहा है। अभी इतनी राम कहानी की जरूरत है ही नहीं, इसका एक शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है वो भी समझो। कभी भी आपको कह दिया जाए कि मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ
11/2m माइनस 30h। ये फॉर्मूला याद रखना, बात बन जाएगी। कोई मान लो आपको ये निकालना है 230 का हमने निकाला था कि 230 पे कितना एंगल होगा। यहाँ पर आपकी h की वैल्यू क्या है 2 और m की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, तो h की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 30 आ गई। पुट करके देखो कितना है 30, h कितना है 2। मॉड में रखना है, मॉड मतलब नेगेटिव ना हो। ये कटेगा तो क्या बन जाएगा 15 इंटू 11 160 माइनस 60 एंगल इतना कह रहा था ना। तुम कहोगे फॉर्मूला अगर ये कर ही सकते थे तो हमें इतनी टाइम कहानी क्यों बताई, क्योंकि वो थी आम जिंदगी, ये मेंटोर जिंदगी है, बट वो भी पता होना जरूरी है। देखो फॉर्मूला कभी भी आपको भगवान नहीं बना देता, ये बात याद रखना। फॉर्मूले पता होना अच्छी बात है, बट फॉर्मूले कैन नेवर रिप्लेस द कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले कैन नेवर रिप्लेस द लॉजिक। तो अगर आपको लॉजिक समझने हैं, लॉजिक समझ आएंगे तभी ये चीज़ें मैनेज कर पाओगे। आई होप ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ों में। ठीक है, चलो एक और करके देख लें फिर। अभी मैंने 10:15 का निकाला 10:15 पे। m की वैल्यू कितनी है इसमें, मिनट कितने हैं 15, h कितना है, r कितना है 10। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला है मॉड ऑफ 11/2m माइनस 30h। 11/2 m कितना है, m इज 15, 30h कितना है, तो सॉल्व करो। 165/2 165/2 कितना होता है 82.5 300। ठीक है, तो ये कितना बनेगा। अब आप एक और चीज देखो, एक और बहुत मजेदार बात है, दो तरह के एंगल होते हैं। AOB, तो जब भी एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा एंगल बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो एंगल 180 से बड़ा आ रहा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप क्या करोगे, इसे कैलकुलेट कर लो कितना, 82 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 217.5 इतना डिग्री। ठीक है, बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंगल ए, वो निकालना होता है जो रिफ्लेक्स नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस एंगल को 360 से माइनस करो, कितना बचेगा, इनका डिफरेंस कितना 20 से होता अगर डिफरेंस तो कितना बनता 140। मैं कहता हूँ 142.5 इतना डिग्री का, यही आ रहा था उसमें भी, चेक करके देखिए 142.5 डिग्री, वो रब कर दिया शायद हमने, है ना। यस, तो 142.5 डिग्री ही आया था। तो एक बात आपको समझ देखो, जब तक आपको रिफ्लेक्स मेंशन नहीं है आप रिफ्लेक्स नहीं निकालोगे। अगर एंगल 180 से बड़ा बन रहा है तो उसको 360 में से माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। बात समझ आ गई है। एक दिक्कत तो हमारी खत्म हो गई है कि कैसे कोई भी मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल निकाल लेंगे। अब मेरे ख्याल से वो दिक्कत तो नहीं रही है, वो सब क्लियर हो चुका है आपका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्लॉक का ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स से minute and hour end are at right angles। मतलब समझ आई बात की? मतलब ये है, अब देखो आपको ये कहा हुआ है कि मिनट एंड और आर एंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आप ऐसा समझ लो जैसे 3 बजते हैं, एट 3 o'clock एग्जैक्टली 3 बजे 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे 9 बजे भी मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री का एंगल होता है, लगभग 3:30 के आसपास भी, है ना। तो कितनी बार पूरे एक दिन में, मतलब पूरा एक दिन मतलब 24
24 आवर्स में ऐसे कितने इंस्टेंसेस आते हैं जब दोनों मिनट हैंड और आर हैंड जो है वो राइट एंगल्स पे होते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कितनी बार राइट एंगल पर होते हैं? तो इसके लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझनी है आपने, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन और लॉजिक भी समझ आना चाहिए। देखो लॉजिक ये है कि हर 1 घंटे के बीच में, अगर मैं कहूँ बिटवीन 1 and 2, मतलब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव आर ले लो, किसी भी 2 घंटे के बीच में मिनट एंड और आर एंड 2 राइट एंगल बनाते हैं हर 1 घंटे के बीच में। जैसे आप 1-2 के बीच में देखोगे तो एक तो मैं ये कह सकता हूँ 1:20 के आसपास, नॉट एग्जैक्टली एट 1:20, 1:20 के आसपास एक राइट एंगल बनेगा, और एक जब 2 बजने में 5 मिनट होंगे तब राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल तब बनता है जब मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 15 मिनट स्पेसिस का डिफरेंस आ जाता है। ये 15 मिनट स्पेसिस का जो डिफरेंस है ये बनाता है राइट एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ एक तो 1:20 के आसपास और एक 2 बजने में 5 मिनट पे, दोनों पे राइट एंगल बनेगा मिनट और आर हैंड के बीच में। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है? ओके, चलो ये पता लग गया कि 2 राइट एंगल हर 1 घंटे में बन रहे हैं। ऐसे ये तो मैंने आपको 1 और 2 के बीच में बताया, ऐसे किसी भी कंसेक्यूटिव 1 घंटे में हर 1 घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली मैं ये कह देता हूँ कि 24 आवर्स है, हर 1 घंटे में 2 राइट एंगल, तो 48 राइट एंगल्स बन जाने चाहिए थे, है ना? बट प्रॉब्लम ये है कि 48 राइट एंगल इज नॉट करेक्ट आंसर। मिनट एंड और आर एंड के बीच में 48 राइट एंगल्स नहीं होते हैं, तो क्या आंसर होगा, कैसे पता चलेगा? और 48 राइट एंगल क्यों नहीं है? वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप 2 से 3 के बीच में देखो, 2 and 3 के बीच में, तो एक राइट एंगल तो बनेगा 2:25 के आसपास, है ना, 2:25 के आसपास, और एक बनेगा एग्जैक्टली 3 o'clock। ये पहला राइट एंगल, और दूसरा राइट एंगल एग्जैक्टली 3 बजे बनता है, और जो 3 से 4 उसका पहला राइट एंगल एग्जैक्टली 3 o'clock बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? और दूसरा कितने बजे बनेगा? वो बनेगा 3:30 के आसपास, आसपास कह रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये है जो 2 से 4 बजे के बीच में, मतलब 2 to 4 के बीच में होने कितने चाहिए थे? 4 राइट एंगल। अब बन कितने कर रहे हैं? ये वाला तो कॉमन हो गया, तो इसका मतलब 3 राइट एंगल बनेंगे। तो 2 से लेके 4 के बीच में 3 राइट एंगल, एक राइट एंगल खराब हो गया मेरा यहाँ पे, 2 से लेके 4, है ना? यहाँ पर 2 into 2 4 बनने चाहिए थे, जबकि बन कितने रहे हैं? 3 बन रहे हैं। ऐसा ही इधर भी होगा, इनके बीच में यहाँ भी एक राइट हो जाएगा, बनने चाहिए थे, यहाँ पर बन रहे हैं 3, क्योंकि जो 9 o'clock होगा वो कॉमन हो जाएगा 8 और 9 और 9 और 10। ये लॉजिक समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब एक खराब हो गया यहाँ पर और एक हो गया खराब यहाँ पर, मतलब 2 राइट एंगल खराब हो गए। तो 2 खराब होंगे दिन में और 2 होंगे रात में, तो माइनस करने पड़ेंगे 4 राइट एंगल। 44 राइट एंगल्स इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि मिड एंड और आर एंड के बीच में राइट एंगल्स एक दिन में कितने बनते हैं? 44 बनते हैं। 44 राइट एंगल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें गलती नहीं करनी। अब आपको कि ये तो सर आप हमें वैसे भी बता सकते थे कि एक दिन में 44 राइट एंगल है, इतनी आम कहानी बताने की जरूरत थी। मैं बताता हूँ क्या जरूरत है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो जाता है, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 AM to 1 PM इस टाइम के बीच में कितने राइट एंगल्स बनेंगे? अब आपने तो याद कर रखा है कि पूरे एक दिन में 44 राइट एंगल्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पूछ लिया 12 घंटे तो उसमें आप कह दोगे 22 राइट एंगल्स है। बट अगर ऐसा पूछ लिया जाए 7 AM से लेकर 1 PM इस बीच में कितने राइट एंगल, तो कैसे निकालेंगे? हम एक काम करते हैं, मैं ये कहता हूँ 7 to 8, इसके बीच में 2 राइट एंगल्स। 8 से 9 ले लूँगा, 8 से सीधा 10 ले लेता हूँ, 3 राइट एंगल, क्योंकि मुझे पता है खराब हो जाता है एक राइट एंगल यहाँ पर, है ना? फिर 10 से 11 के बीच में अगेन 2 राइट एंगल, 11 से 12 के बीच में 2 राइट एंगल, 12 से 1 के बीच में फिर 2 राइट एंगल, तो 2 2 2 और 2 कितने हो गए? 8, 8 और 3 11। 11 राइट एंगल्स इज द करेक्ट आंसर। तो से लेकर 1 बजे के बीच में 11 राइट एंगल्स बनेंगे। ये बात क्लियर होगी? मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ये बात कवर हो जानी चाहिए। क्लियर है?
तो कभी भी आपको ये पूछा जाए कि हर 1 घंटे में कितने राइट एंगल है, 2 राइट एंगल है, बट कहाँ पर गड़बड़ होती है, 2 से लेकर 4 के बीच में 3 वाला कॉमन होता है, 8 से लेकर 10 के बीच में 9 वाला कॉमन होता है। क्लियर है बात? पक्का? चले आगे। ओके, ऐसे आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे कंसाइड कितनी बार करते हैं, मिनट एंड और आर एंड कंसाइड। कंसाइड का मतलब जैसे 12 बजे एट 12 o'clock दोनों मिनट एंड और आर एंड कंसाइड कर जाते हैं। तो एक दिन में कितनी बार कंसाइड करेंगे आपको ये बताना है। सेम लॉजिक है। आप ये समझ लो कि हर 1 घंटे में एवरी आवर ये कंसाइड करते हैं। 1 से 2 के बीच में 1:05 के आसपास, 2 से 3 के बीच में 2:10 के आसपास। तो हर 1 घंटे में एक बार कंसाइड करते हैं। इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली पूरे एक दिन में मैं ये कह दूं कि 24 टाइम्स कंसाइड करना चाहिए, है ना? बट ऐसा होता नहीं है, 24 टाइम्स कंसाइड करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्यों? लॉजिक है 11 से 12 के बीच का पूरा 12 बजे ही कंसाइड करेगा एट 12 o'clock, और 12 से 1 के बीच का वो भी पूरे 12 बजे करेगा एट 12 o'clock। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 11 और 12 और 12 और 1 इसके बीच का जो कंसाइड करने वाला केस है वो कॉमन हो जाता है। तो एक तो खराब हो जाएगा दिन में और एक रात में, तो आपको -2 करना पड़ेगा। 22 टाइम्स मिनट हैंड और आर एंड कंसाइड कर रहे हैं एक दिन में। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है? तो एंड आर एंड कंसाइड टुगेदर 22 टाइम्स इन अ डे। ओके, चलो एक और चीज देखते हैं। एक केस और रह गया, कई बार आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स मिनट आर एंड आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होते हैं? सेम स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब ये है जैसे एग्जैक्टली 6 बजे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में 6 बजे। तो कितने बार होता है दिन में, आपको ये बताना है, मतलब 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो इसका वो सेम लॉजिक है कि हर 1 घंटे में एवरी आवर एक बार 1 टाइम स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 2 के बीच में, तो 1:35 के आसपास, 2 से 3 के बीच में 2:40 के आसपास। तो हर 1 घंटे में एक बार स्ट्रेट लाइन में आता ही आता है, ठीक है? आपको ये बताना है पूरे एक दिन में कितनी बार आएगा, तो वो क्या लगेगा। तो देखो मैं ये कह देता हूँ, अगर हर 1 घंटे में एक बार आ रहा है तो 24 इंटू 24 टाइम्स आना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि 5 और 6 और 7 पूरे 6 बजे, मतलब 5 और 6 के बीच में एग्जैक्टली 6 o'clock पर आएगा, 6 to 7 के बीच में एग्जैक्टली 7 o'clock पे आएगा, और 6 o'clock पे आएगा। तो ये जो है ये कॉमन हो गया 5 और 7 के बीच का, ठीक है? एक शाम को होएगा और एक सुबह होगा, तो वो दो माइनस कर लो, 22 टाइम्स। बस देखो, मैं बताने को तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि इतनी बार एक दिन में करता है, पर वो रट्टा नहीं मारना ना, लॉजिक समझ आना चाहिए। अब आपको बात समझ आ गई, हर 1 घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं, हर 1 घंटे में एक बार कंसाइड होता है, हर 1 घंटे में एक बार स्ट्रेट लाइन में होता है। पूरे एक दिन में कितने राइट एंगल बने? 44। 12 घंटे में कितने बने? 22। पूरे एक दिन में कंसाइड कितनी बार करेगा? 22। 12 घंटे में कितनी बार करेगा? 11 टाइम्स। पूरे एक दिन में कितनी बार सेम स्ट्रेट लाइन में होगा? 22। और एक दिन में 12 घंटे में 11। ये बात समझ आ गई है। इसकी क्रैमिंग नहीं करनी है, लॉजिक समझ आ गया, बट आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर है? तो आप में एक क्वेश्चन और इस टाइप का बनता है। अब आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन जो क्लॉक में पूछा जाता है, जिसको समझ के आप कह सकते हो कि हाँ अब हमें क्लॉक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में आ गए। किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में है, तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ये है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो 12 बजे मिनट हैंड और आर हैंड दोनों 12 पे, ठीक है? अगर मैं 1 घंटे बाद, ये है एट 12 o'clock, एट 1 o'clock क्या होगा? 1 o'clock क्या होगा? जो आर एंड है वो 12 पे होगा, और आर एंड 1 पे होगा, और मिनट हैंड 12 पे होगा, ठीक है?
1 o'clock। आप ये सोचो कि 1 घंटे में मिनट हैंड ने आर हैंड के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया। अभी तो दोनों इकट्ठे थे, बट 1 घंटे बाद मिनट हैंड तो रह गया 12 पे, आर हैंड पहुंच गया 1 पे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मिनट हैंड कवर्स 55 मिनट स्पेसेस डिस्टेंस इन 60 मिनट्स, है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 65 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कवर कर पाया। क्योंकि अगर पूरा करता, ये भी 1 के ऊपर आ जाता, तो वो इकट्ठे होते, तो मैं कह सकता हूँ ना 60 मिनट स्पेसिस का, तो 5 मिनट स्पेसिस का कम है। तो मिनट हैंड कवर्स 55 मिनट स्पेसिस ओवर आर एंड इन 60 मिनट्स। इसको आप ऐसे समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक से समझाने की कोशिश करूँ। कर रही है ओवर थीफ। ओवर थीफ का मतलब ये है 4 किलोमीटर कर रही है पुलिस। क्यों? क्योंकि 6 की स्पीड से तो ये भी जा रहा है और 10 की स्पीड से ये, तो डिफरेंस क्या है? 4 का डिस्टेंस कवर कर रही है ओवर थीफ। बात समझ आ रही है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। आपको ये क्या रखा है कि 1 घंटे बाद ये कितना कम रहेगा? 5, तो 55 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कवर हो रहा है 60 मिनट में। बस ये लॉजिक समझ आना चाहिए आपको। लॉजिक समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर याद कर लोगे। तो 55 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कवर हो रहा है 60 मिनट में, या फिर आप ये कह लो कि 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में होगा 55/60, इतने मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस। बात समझ आ गई? और ऐसे अगर मैं ये कह दूं कि 55 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कवर हो रहा है 60 मिनट में, तो 1 मिनट स्पेस का डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा? वो होगा 60/55 मिनट्स में। बात अब लॉजिक है। आप इस मतलब इतनी सिरदर्दी का फायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। अब आपको ये मैंने बता दिया कि हर 1 घंटे में 2 राइट एंगल। मान लो आप जाए कि कितने बजे बनेगा। आपको ये तो पता है कि 4 से 5 के बीच में 2 राइट एंगल बनते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहला राइट एंगल कब बनेगा, ये बता दो। ठीक है, तो पहला राइट एंगल तब बनेगा, आपको पता है कि 4 बजे कुछ ऐसा होता है, एंगल कितना है? 120 डिग्री का। ठीक है, अगर ये, अब आपको ये मान के चलना है कि जो घंटे वाली सुई मिल नहीं रही है वो खड़ी है, और मैं मिनट वाली सुई को 1 पे लेके आना चाहता हूँ, ताकि ये डिस्टेंस जब इनके बीच में 55 मिनट स्पेसिस का 15 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस हो जाएगा, तब मैं ये कह दूंगा कि इनके बीच में राइट एंगल बन रहा है। तो आप ये देखो कि 1 पर आने के लिए जो मिनट वाली सुई है वो 1 पे आने में 5 मिनट स्पेसिस डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मुझे पता है कि 1 मिनट स्पेस का डिस्टेंस कितनी देर में कवर होता है? कितनी देर में होता है? आपको अभी हमने बताया है कि 55 मिनट स्पेस का होता है 60 मिनट्स में। 1 मिनट स्पेस का कितनी देर में होगा? 60/55 में। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 5 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कितनी देर में होगा, तो ये होगा 60/55 इंटू 5। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 5/11, दिस मच मिनट्स पास्ट 4, पहला राइट एंगल मुझे मिल जाएगा। इतने मिनट बाद, 4 के इतने मिनट बाद पहला राइट एंगल को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको दूसरा राइट एंगल करना है, सेकंड राइट एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड, तो देखो दूसरा राइट एंगल कितने बजे मिलेगा? गर्मी आ गई है ना, या सीने आ गए तुम्हें क्वेश्चन कराते कराते। चलो एनीवे,
दूसरा राइट एंगल हमें देखना है कब बनेगा, तो दूसरा राइट एंगल तब बनेगा, अब घंटे वाली तो यहीं पर है, फिर 5 जब ये बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 35 मिनट क्रॉस करने हैं आपको। एक मिनट स्पेस का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 60/55, तो 35 करने में, इसको सॉल्व कर लो, दिस मच मिनट्स पास्ट 4, ठीक है। आप काट सकते हो 5 के टेबल पे हो जाएगा 4 मिनट्स पास्ट 4, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो दिस मच मिनट्स पास्ट 4 आप दूसरा राइट एंगल क्रिएट कर सकते हो 4 और 5 के बीच में। आई होप ये बात समझ आ गई है। अब आप कोई भी क्वेश्चन, इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया कर, जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूँ 6 और 7 के बीच में राइट एंगल कितने बजे, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, एक बार ट्राई कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, बताओ क्या आंसर आएगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बना लॉजिक, 6 और 7 के बीच में 2 राइट एंगल कितने कितने बजे बनेंगे। आप देखो 6 बजे एग्जैक्टली, अगर मैं 6 बजे की बात करूं तो 6 बजे मिड एंड और एंड ऑपोजिट होते हैं, है ना। पहला राइट एंगल तब बनेगा ये यहीं पर रहे और ये 3 पर आ जाए, मतलब 15 मिनट्स कवर करने हैं, तो 60/55 इंटू 15, दिस मच मिनट्स पास्ट 6। ये लो, ये तो आसान हो गया, अब इसे सॉल्व तो करना है। और अगर आप पूछो दूसरा राइट एंगल, दूसरा तब बनेगा अगर वो इसके आगे 15 मिनट चला जाएगा, मतलब 45 कवर करना है, तो 60/55 इंटू 45, दिस मच मिनट्स पास्ट 6, ये दूसरा राइट एंगल बन गया। बड़ा आसान हो गया ये तो। अब इसका मतलब तो शॉर्टकट बन गया मेरे लिए कि 60/55 से मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। अब मान लो मैं आपको ये कह दूं, आपको ये बताना है कि 6 कंसाइड कितने बजे करेंगे, तो कंसाइड का मतलब उनके बीच में भी एंगल होना नहीं चाहिए, ठीक है, मिनट स्पेस का डिस्टेंस कवर करना है। तो 5 बजे कितना मिनट कवर करने से 25, ठीक है, तो 60/55 इंटू 25, दिस मच मिनट्स पास्ट 5, वो कंसाइड कर जाएंगे। आपको कैसे, ये तो बहुत ही आसान हो गया, आप पहले ही बता देते। तो पहले बताने से पहले मुझे एक लॉजिक भी तो बताना पड़ेगा ना। अगर मैं कह दूँ कंसाइड नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन, कि 3 एंड 4 के बीच में स्ट्रेट लाइन कब आएगा, तो स्ट्रेट लाइन 3 और 4 के बीच में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा, 45 कवर करना है, 60/55 इंटू 45, दिस मच मिनट्स पास्ट। अब ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे ना, इसको तो सिर्फ कैलकुलेट करना है। लॉजिक समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है, कैसे हो रहे हैं क्लॉक्स के क्वेश्चन, क्लियर है। चलो, क्लॉक्स में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे। देखो आपके पास ईयर अगर आप उठाकर देखोगे, कैलेंडर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, क्लॉक से बहुत ज़्यादा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है।
तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम समझने वाले हैं दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को रिवाइज करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कोई बहुत प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत पहले वाला आना चाहिए कि आपने पहले कभी ये चीज़ें पढ़ी नहीं हुई हैं, या आपके पास +1 +2 में मैथ्स नहीं था तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत सफ़र करूँगा, ऐसा नहीं है। काउंटिंग प्रिंसिपल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझने के लिए बहुत ही बेसिक सी नॉलेज चाहिए, जो हम सभी अब रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24। 5 फैक्टोरियल मतलब कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, जहां तक भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां तक का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है बात? ओके, अब मैं एक बात इसको, और एक चीज याद रखना, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। क्यों होता है वो हम आगे समझ लेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि 0 फैक्टोरियल हो या 1 फैक्टोरियल, बोथ आर इक्वल टू 1 ओनली। क्लियर है बात? अच्छा, एक और चीज देखो, एक इसमें टूल होता है NPR। NPR उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का मतलब क्या होता है? NPR का मतलब है नंबर ऑफ वेज to arrange r things out of n। number of ways to arrange r things out of n, इसे हम कहते हैं NPR। आप समझो जैसे आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B और C। मैं आपको ये कह देता हूँ कि इन 3 लेटर को यूज करके ना आप जितने पॉसिबल नेम्स बना सकते हो उतने बना लो। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे एक नाम तो मैं ये बना लेता हूँ कि ABC, दूसरा नाम मैं बना लेता हूँ ACP, फिर BCA, BAC, CBA एंड CAB। ठीक है, तो आपने कहा कि बस ये टोटल 6 वर्ड्स बन पा रहे हैं इन 3 लेटर को यूज़ करके। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 3 लेटर को यूज़ करके आपने 6 वर्ड बना लिए। ठीक है, मैनुअली बनाकर देख लिए, इतना ही बन रहे, इससे ज़्यादा बन भी नहीं रहे हैं। बट ये तो 3 थे, आपने बना लिए। अब मैं आपको कोई बड़ा वर्ड दे दूँ, मैं कह दूँ जीनियस, और मैं आपको कहूँ कि चलो ये बता दो इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर आपको इन सारे लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बनाने हैं कि कितने बन सकते हैं, मैनुअली बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये तो 3 ही लेटर थे, आपने देख लिया आगे पीछे करके कितने वर्ड बन सकते हैं। बट इसके अंदर 6 लेटर्स हैं, इन 6 लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड बन पाएंगे, मैनुअली बनाने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम उसके लिए ये टूल यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ एन। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ 3 ही लेटर थे और मुझे 3 के 3 ही अरेंज करने हैं, तो आंसर क्या होगा 3p3। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो टोटल 6 वर्ड्स बन पाएंगे 3 लेटर को अरेंज करके, वो मैनुअली भी इतना ही आ रहा था। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा और इसमें देखूँगा कितने बनते हैं। तो टोटल 6 लेटर्स हैं और मुझे 6 में से 6 ही अरेंज करने हैं। सो आंसर शुड बी 6 फैक्टोरियल, या फिर ये कह लो 720। तो ये मैंने फटाफट निकाल दिया कि इन 6 लेटर को अरेंज करके टोटल 720 वर्ड बन पाएंगे। अगर मैनुअली निकालता कितना टाइम लग जाता, ये देखो कितना फटाफट आ गया। ठीक है, और अगर मैं ये कह दूं कि चलो मेरे को सारे नहीं यूज़ करने, इन 6 में से कोई 4 लेटर यूज़ करके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 720 डिवाइड बाई 2 360। ठीक है, तो अगर जीनियस के ही लेटर्स को यूज़ किया जाए तो इससे कितने 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं, 360 बन सकते हैं। अगर 6 लेटर निकालने होंगे तो 720 बन सकते हैं। तो NPR आपके पास एक टूल आ गया जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, या फिर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स आउट ऑफ n। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई है। एक चीज़ बता देता हूँ, ये हम तब यूज़ करते हैं व्हेन रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। रेपिटिशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, बात समझ आ गई? रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, तो ही हम NPR यूज़ करेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है ओरिएंटल।
ठीक है, मैं इसी वर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखो इसके ऊपर क्रिएट किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all letters of this word। इस वर्ड के सभी लेटर को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ये निकालना है, जैसा अभी हमने किया। तो आप देखो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं और मुझे सारे के सारे यूज करने हैं। 8p8 दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो हमें वही टूल यूज किया है NPR वाला, NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जब n और r इक्वल हो जाता है डायरेक्टली n फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, आपको 8 लेटर हैं और 8 के 8 ही यूज करने हैं एक टाइम पे, तो 8p8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ दीज will start with n। हमें ये निकालना है इसमें से, ओरिएंटल में से ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो n से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब पहली जगह तो मैंने फिक्स कर दी, पहली जगह पर क्या आएगा, n आएगा। चलो पहला प्लेस फिक्स कर दिया, बाकी कितने प्लेसेस रह गए, 1 2 3 4 5 6 7। वी आर लेफ्ट विद 7 प्लेसेस। 7 प्लेसेस रह गए और 7 ही लेटर रह गए, तो इन्हें अरेंज करने के कितने वेज बनेंगे, 7p7 दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई। तो इन हाउ मेनी वेज, अगर मैं ये पूछूं कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जो n से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 7p7। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहली जगह को फिक्स कर दिया है, वहां पर तो n आएगा ही आएगा। अब उसको तो हम दोबारा नहीं भर सकते, ठीक है। और जो पहली जगह पर n डाल दिया है, बाकी बची हुई जगहें कितनी है, 7 प्लेसेस और 7 लेटर्स बच गए हैं, एंड दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 7p7 दैट मींस 7 फैक्टोरियल वेज। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल स्टार्ट विद n एंड एंड विद l। कितने ऐसे हो सकते हैं जो n से स्टार्ट हो और l पे एंड हो जाए। अब आप सोचो, n से स्टार्ट होगा और l पे एंड हो जाएगा। बीच में कितनी जगह हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बीच में n से स्टार्ट हो रहा है, l पे एंड हो रहा है। बीच में 6 जगहें हैं और 6 ही लेटर रह गए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6p6 फैक्टोरियल। तो ये 3 बेसिक से क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने किया कि टोटल 8 लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, तो 8p8 8 फैक्टोरियल। सेकंड केस किया, उसमें से कितने ऐसे होंगे जो n से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहली जगह फिक्स होगी, उसकी जगह n आ गया। बाकी 7 प्लेसेस बचे हैं और 7 ही लेटर रह गए, तो 7p7 7 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। थर्ड केस में हमने क्या किया, हमने ये किया कि n से स्टार्ट होना चाहिए और l पे एंड होना चाहिए। बीच में 6 प्लेसेस तो बच ही गए। उन 6 प्लेसेस में 6 लेटर को एडजस्ट करना कितने वेज में होंगे, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल वेज में। क्लियर है बात। चलो अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी वर्ड के लिए, ओरिएंटल के लिए। फोर्थ क्वेश्चन कह देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसका ये बनता है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज, in how many of these all vowels come together। मुझे ये तो पता है कि ओरिएंटल से टोटल 8 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, बट उसमें से ऐसे कितने होंगे जिसमें सभी वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हो। आप ये सोचो तो वॉवल हैं कितने, ओरिएंटल वर्ड के अंदर 4 वॉवल हैं। कौन कौन से, ओ आई ई और ए। और मैं चाहता हूँ चारों इकट्ठे रहें, तो हम इसे एक बॉक्स में डाल देंगे। बात समझ आ गई। इनके अलावा कितने लेटर्स हैं, 4 और है, आर एन टी और एल। तो मैं एक टोटल मेरे पास 5 लेटर हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सारे वॉवल्स इकट्ठे रखने हैं, तो मैंने सारे वॉवल्स ओ आई ई और ए को एक बॉक्स में डाल दिया, और मैं इस बॉक्स को एक लेटर कंसीडर करके चलूंगा, ठीक है, ताकि जहां भी जाए बॉक्स इकट्ठा जाए तो एक लेटर कंसीडर किया जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स कितने वेज में अरेंज हो रहे हैं,
अब हम इन 5 लेटर्स को अरेंज करना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में। बट बॉक्स के अंदर तो ये चारों अरेंज हो सकते हैं क्योंकि रखने हैं, जैसे मर्जी रखे जाए, ओ आई ई ए की बजाय ए आई ई ओ रखा जाए तो भी चलेगा, है ना। तो ये चारों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। और 4 लेटर्स इस बॉक्स के अंदर कितने वेज में अरेंज हो पाएंगे? 4 फैक्टोरियल में। तो मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा पूछ लिया जाए कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज, in how many of these all vowels do not come together, do not come together। ये तो मुझे पता लग गया कि कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जिनमें वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं, वो मैंने निकाला 5 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल। बट अगर ऐसा निकालना होता कि कितने ऐसे बनेंगे जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे नहीं आ रहे, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फंडा ये हो सकता है, आपको पता है कि टोटल कितने वर्ड्स बन रहे हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में किया। ओरिएंटल से टोटल वर्ड बन रहे हैं 8 फैक्टोरियल। उसमें से वो वाले माइनस कर दो जिसमें सभी वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो बच जाएंगे जिसमें सभी वॉवल इकट्ठे नहीं आ रहे। बात समझ? तो आंसर शुड बी 8 फैक्टोरियल माइनस ये वाले केसेस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? दोबारा सुनो, हमने पिछले केस में किया है इन हाउ मेनी ऑफ दीज ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, तो वो केसेस बन रहे थे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब हमें निकालना है कि ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। तो आप ये देखो टोटल वर्ड्स कितने बन रहे थे, टोटल वर्ड्स बन रहे थे 8 फैक्टोरियल। उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें सारे वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं, वो बच जाएंगे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे। देखो वैसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपको हो सकता है ऑप्शन इसी फॉर्म में दे रखे, जब बड़े फैक्टोरियल हो जाते हैं 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो यूजली एग्जामिनर उसे सॉल्व करने को नहीं कहता है, ऑप्शन इसी फॉर्म में होगी। हाँ, अगर आपको ऑप्शन भी सॉल्व फॉर्म में मिल रही है, कैलकुलेट किया हुआ उन्होंने फाइनल आंसर, तो फिर आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? ओके, अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ है इन हाउ मेनी ऑफ दीज, in how many of these no two vowels come together, no two vowels come together। बिल्कुल ध्यान से समझो क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो किया था वो था कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज ऑल वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर, सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए, 2 आ सकते हैं 3 आ सकते हैं, बट सारे वॉवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कोई से 2 वॉवल भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे? तो आपको ये देखना है इसके अलावा कॉन्सोनेंट कितने, 4 हैं, आर एन टी और एल, 4 कॉन्सोनेंट है ओरिएंटल के बीच में, ठीक है। अब वॉवल इकट्ठे तब नहीं आएंगे अगर वो इन जगहों पर आ जाए, 1 2 3 4 5, इन 5 जगहों पर अगर वॉवल डाल दिया जाएगा तो कभी वॉवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। ये बात समझ आ गई? तो 5 जगह हैं और वॉवल कितने, 4। इन 5 जगहों पे 4 वॉवल डालने के कितने वेज हैं, 5p4 इनटू ये 4 लेटर कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल में। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो दोबारा। आपको कभी भी ऐसा कहा जाए कि इन हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन विच नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई से 2 वॉवल भी इकट्ठे ना आए, तो आप क्या करोगे, कॉन्सोनेंट देख लो कितने, जितने कॉन्सोनेंट उन्होंने डाल दिया उनके बीच में देखो कितनी जगहें बन रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 जगहें बन रही हैं। इन 5 जगहों पे मुझे 4 वॉवल डाल दें, एंड दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 5p4 वेज। 5p4 वेज में इन 5 जगहों पे 4 वॉवल को डाल दिया जाएगा। बट ये तो वॉवल डले, 4 कॉन्सोनेंट भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने वेज में, 4 कॉन्सोनेंट हैं, दे कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो फाइनल आंसर होगा 5p4 इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। In how many of these vowels occupy even places? अगर मैं ये कहूँ ऐसे कितने केस बनेंगे जिसमें वॉवल्स इवन प्लेस पे आएगा? तो ये देखो ओरिएंटल वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर हैं, उसमें से 4 ऑड और 4 इवन है।
और वॉवल कितने हैं, वॉवल भी 4 है, तो 4 इवन प्लेसेस पे 4 वॉवल डाल देंगे, कितने वेज हो जाएंगे, दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। बट एट द सेम टाइम हम कॉन्स्टेंट भी तो डालने पड़ेंगे ऑड प्लेसेस पे, वो कितने में डाल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इन हाउ मेनी वेज वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो आंसर आ रहा है 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ऑड प्लेसेस पे आता तो भी आंसर यही बनता, क्योंकि ऑड प्लेसेस भी 4 ही हैं। बात समझ आ गई। तो ऐसे आपको कोई भी वेरिएशन के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं एक और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है, आपको ऐसा वर्ड दिया होता है जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है। लेट से मैं बात कर रहा हूँ वर्ड एप्पल की। अब अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल को रीअरेंज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इनके सारे लेटर्स को यूज करके, तो अब ये देखो कितने लेटर है, 5। ये 5 लेटर कितने वेज में अरेंज होंगे, फैक्टोरियल में। उसको डिवाइड कर देना 2 फैक्टोरियल से। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें p 2 बार यूज हो रहा है। बात समझ आ गई। तो एप्पल से कितने वर्ड बनेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम है अगर आपको कहा जाए एक वर्ड दे रखा है बनाना, इससे कितने वर्ड बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। 3 बार तो ए आ रहा है और 2 बार एन आ रहा है, इतने वर्ड बन जाएंगे इनको यूज करके। बात समझ आ गई। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, तो जितनी बार लेटर रिपीट हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो अभी तक क्लियर है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे करके दिखाओगे फटाफट। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज letters of word Mississippi be arranged so that all not together, सारे एस इकट्ठे नहीं आने चाहिए। मिसिसिपी को अरेंज करके ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें सारे एस इकट्ठे ना हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट दे रहा हूं, थिंक ओवर इट, ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई करो। बनी बात, कुछ किया ट्राई। ऑल एस आर नॉट टुगेदर, सारे एस इकट्ठे नहीं आने चाहिए, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, बट सारे एस इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पहले ये देख लेते हैं मिसिसिपी से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखो कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, रिपीट कौन कौन सा कर रहा है, 4 बार तो एस आ रहा है, 4 बार आई आ रहा है और 2 बार पी आ रहा है। इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं मिसिसिपी के सभी लेटर्स को अरेंज करके। उसमें से वो माइनस कर दो जिसमें सभी एस इकट्ठे आ रहे हैं। अब अगर मैं सभी एस को इकट्ठा डालूं, एक बॉक्स में डाल लूं, इसके अलावा 7 लेटर और हैं, तो मैं ये कह दूं 7 और एक ये 8 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय, 4 बार तो आई आ रहा है, 2 बार पी आ रहा है, इसे कहते हैं इनटू, इस बॉक्स के अंदर ये चारों अरेंज हो सकते हैं कितने वेज में, 4 फैक्टर, ये तो चारों आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये बच गया। बात समझ आ गई, इसे काट दो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें,
मैं सॉल्व इसे भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है। बात क्लियर है? एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज करने, हाउ मैनी 4 लेटर या 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ, दो केसेस देने, पहला रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, दूसरा केस है रेपिटिशन इज अलाउड। बात समझ आई? देखो मैं दो केसेस ले रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को यूज करके कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। पहला पार्ट वो जिसमें रेपिटिशन अलाउड नहीं है, मैंने आपको कहा जहाँ रेपिटिशन अलाउड नहीं होती वहां पर हम NPR यूज कर सकते हैं तो रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट है टोटल, तो 10P4 मैं ये कहता हूँ इतने वर्ड बनेंगे। बट प्रॉब्लम है इन 10P4 नंबर्स में ये दिक्कत है कि इसमें वो नंबर भी इंक्लूड हो गए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो 0 से स्टार्ट होगा वो 4 डिजिट नंबर थोड़ी रह जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो माइनस करने पड़ेंगे वो सारे नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विद 0। तो 0 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं, 0 पहली जगह पे फिक्स कर दिया, 1 2 3। अब इन 3 जगहों पे और 9 डिजिट्स को यूज करके 9P3, ये बात समझ आई? 10P4 माइनस 9P3, बिल्कुल ध्यान से समझो इस बात को। आपको ये निकालना है कि कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं यूजिंग डिजिट 0 to 9। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं, 10 में से 4 डिजिट यूज़ करके 10P4 नंबर बनेंगे। बट उसमें से वो माइनस करना है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट हो गया तो 4 डिजिट नहीं रह जाएगा, वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होने वाले कितने बन रहे हैं, 9P3, वी हैव सब्ट्रैक्टेड दोस। NPR वाला फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब मान लो रेपिटेशन अलाउड है, तो रेपिटेशन अलाउड में क्या करेंगे, आपके पास 1 2 3 4 4 प्लेसेस हैं, तो आप ये देखो 10 डिजिट्स हैं, इसको भरने के भी इसे भरने के कितने वेज हो जाएंगे, 9। या कुछ भी आ सकता है बट 0 नहीं आ सकता। इसे भरने के 10 वेज हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वी कैन से 9 0 0 0, इतने 4 डिजिट बनेंगे, 9000 इतने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। बात समझ आ गई? तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। आप चाहो तो इसका भी ऐसा शॉर्टकट बना सकते थे, 1 2 3 4 नहीं आ सकता, इसे भरने के 9 वेज, क्यों, इसमें 0 आ सकता है बट वो नहीं आ सकता जो यहाँ आ चुका है। इसे भरने के 8 वेज, इसे भरने के 7 वेज, तो मल्टीप्लाई कर दो। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये भी काउंटिंग प्रिंसिपल है। तो इसके थ्रू भी आप आंसर निकाल सकते, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर सेम ही आने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी को देख के मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। देखो क्या करना चाहिए उसमें। अगर मैं आपको ये कहूँ in how many ways 5 letters can be posted in 7 letter, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। 5 लेटर को 7 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है, ऐसे कितने वेज बन सकते हैं आपको ये बताना है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, थिंक ओवर इट, सोच के देखो। 5 लेटर्स इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 7 लेटर बॉक्सेस, क्या आंसर होना चाहिए? आपके किसी के दिमाग में आ रहा होगा 7P5 होगा या 5P7, तो बस सोच रहा। NPR में एक चीज़ याद रखना, NPR टूल कभी भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें R कभी N से बड़ा नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली बात है ना, 5 में से 7 कैसे सेलेक्ट कर लोगे या कैसे अरेंज कर लोगे? बात समझ आ रही है? तो NPR यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक तो वो तब यूज़ करें जब रेपिटेशन अलाउड ना हो, और R कभी N से बड़ा होता नहीं है। इन हाउ मेनी वेज 7 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 7 लेटर बॉक्सेस। तो ऐसे केस में आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, हमेशा एक चीज़ होती है रिपीटेबल और एक होती है नॉन रिपीटेबल। अब आप सोचो इसमें रिपीटेबल क्या और नॉन रिपीटेबल क्या है। अगर एक लेटर पोस्ट हो गई, क्या उसे दोबारा पोस्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो दैट मीन्स जो लेटर पोस्ट हो रही है वो नॉन रिपीटेबल है। तो नॉन रिपीटेबल क्या है, लेटर, और रिपीटेबल क्या है। अब लेटर बॉक्स है, पहले लेटर बॉक्स में एक लेटर पोस्ट हुई है, दूसरी भी तो हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है।
तो रिपीट क्या किया जा सकता है, लेटर बॉक्स को 7। आंसर इसका हमेशा होता है रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 7 की पावर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ आ गई? तो इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 7 लेटर बॉक्सेस? आंसर होगा 7 टू द पावर 5। अगर आप कहोगे ये तो रट्टा मारने का तरीका हो गया, मुझे कोई लॉजिक बताओ, तो लॉजिक भी देख लो। आप ये देखो 1 2 3 4 5, पहली लेटर को पोस्ट करने के कितने वेज है? 7 लेटर बॉक्स है, किसी में भी डाल दो, ठीक है। दूसरी लेटर को पोस्ट करने के उसके भी 7 है, तीसरे के भी 7 है, चौथे के भी 7 है और पांचवे के भी 7 है। हर एक को पोस्ट करने के 7 वेज है, सो योर आंसर शुड बी 7 टू द पावर 5। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और शॉर्टकट ये है कि रिपीटेबल के पास नॉन रिपीटेबल, ऐसे केसेस में हमेशा एक चीज़ रिपीट होती है, एक रिपीट नहीं होती। तो रिपीटेबल की बार नॉन रिपीटेबल इस केस का आंसर है। देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है और क्वेश्चंस का अंत भी नहीं है, कितने ही कर लो कम तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। और कितने ही क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहें, बट एक वन शॉट में, एक मैराथन की जब बात होती है, तो हम इतने सारे क्वेश्चंस एक मैराथन में कवर नहीं कर पाते, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। और आप खुद सोचो ना, 2 घंटे में इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठाना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आई होप जितना कुछ हमने आज के सेशन में किया, आज के मैराथन में किया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड, ये सब समझ आया है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट टाइम कंस्ट्रेंट है। और आई होप जितना आज पढ़ा है इतना तो आप सबको समझ आया होगा, आप सबने इन्जॉय भी किया होगा, है ना। तो दैट्स इट फॉर द सेशन। कोई भी आपका फीडबैक है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच।